आज हम EC2 सर्विस जो कि फर्स्ट सर्विस है इसको हम कवर करने वाले हैं। EC2 का मतलब होता है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड ये ऐसा एक सर्विस है जो कि आप क्लाउड के अंदर आप अपना सर्वर क्रिएट कर सकते हो। मतलब हम यहाँ पे इंडिया में बैठे हैं। आज का हमारा प्रैक्टिकल ये होगा। हम यहाँ पे इंडिया में बैठे हैं बट हम नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर एक अपना मशीन क्रिएट करने वाले हैं। एक हमारा एक मशीन क्रिएट करने वाले। कहाँ से? इंडिया से। ये जो भी प्रैक्टिकल में परफॉर्म करके बता रहा हूँ ये कोई लाइव ये कोई डेमो नहीं है, ये सब कुछ लाइव होगा। ठीक है, तो हम इंडिया में बैठ के इंटरनेट के थ्रू हम नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर एक मशीन क्रिएट करने वाले, सर्वर मशीन क्रिएट करने वाले, और उस मशीन को हम एक्सेस करके देखने वाले अपनी मशीन से, इंडिया से। जिस मशीन पे मैं पढ़ा रहा हूँ वही मशीन से मैं नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर एक सर्वर क्रिएट करूँगा। अभी तक आपने लिनक्स में जो सर्वर्स वगैरह बनाए थे तो वो आपने अपने लैपटॉप में एक VMware सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और VMware के अंदर आपने लोकली मशीन्स क्रिएट किए थे। जिस तरह से वो VMs होते इसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल मशीन्स या गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसी तरह से ये लोकल सेटअप था बट अभी हम पब्लिक सेटअप में, पब्लिक क्लाउड के अंदर हम अपना एक मशीन, एक सर्वर क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा आज का प्रैक्टिकल होगा। इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड जिसको शॉर्टकट EC2 बोला जाता है। ई इलास्टिक, सी दो बार आ रहा है इसीलिए 2 लिखा गया यहाँ पे EC2। EC2 का मतलब यहाँ पे वर्चुअल सर्वर से समझना है। जब भी आप EC2 या मैं बोलूंगा या फिर आप बोलोगे तो समझ लेना है वर्चुअल सर्वर्स। कहाँ पे? क्लाउड के अंदर। तो क्लाउड के अंदर हमें एक मशीन क्रिएट करना है। वहाँ पे हम लिनक्स इंस्टॉल करेंगे और उस लिनक्स मशीन को हम एक्सेस करके देखेंगे। ठीक है, तो वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करना है? क्लाउड के अंदर किसी भी रीजन में आप बना सकते हो। 39 रीजन से टोटल, जिसमें से आप किसी भी रीजन पे प्रैक्टिस कर सकते हो। आप मुंबई रीजन, हैदराबाद रीजन या नॉर्थ वर्जीनिया या फिर सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, जहाँ पे आपको सर्वर्स चाहिए वहाँ पे आप बना सकते हो यही से। तो यहाँ पे हम नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर प्रैक्टिस करने वाले, जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, नॉर्थ वर्जीनिया के लिए इसलिए बिकॉज जो भी नए चेंजेस अप्लाई किया जाता है, चेंजेस होते हैं, वो शुरुआत नॉर्थ वर्जीनिया से होता है। एंड इंडिया में बैठ के हम मुंबई में ही सर्वर बनाएंगे तो इतना फीलिंग नहीं आएगा हमें। तो हम मतलब अमेरिका में एक सर्वर बनाएंगे, मशीन बनाएंगे और इंडिया से उसको एक्सेस करेंगे। वेबसाइट वहाँ पे चलेगा, एक्सेस हम इंडिया से करेंगे। ठीक है, क्लाइंट हमारे यहाँ से होंगे एक्सेस करने वाले, इसीलिए हम नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर परफॉर्म करने वाले हैं। और नॉर्थ वर्जीनिया जो है, जो सबसे शुरुआत में AWS ने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो नॉर्थ वर्जीनिया से ही शुरुआत किया था। तो जब भी हम EC2 मशीन क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पे, मतलब वर्चुअल सर्वर क्रिएट करेंगे, तो कुछ कीवर्ड्स आएंगे, कुछ वर्ड्स आएंगे जो कि आपको पहले पता होने चाहिए। सबसे पहले इंस्टेंस, ये वर्ड पता होना चाहिए। इंस्टेंस का मतलब यहाँ पे मशीन्स होते हैं, वर्चुअल सर्वर्स होते हैं। इंस्टेंस से इसका मतलब मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टेंस जब भी मैं बोलूंगा तो समझ जाना है वर्चुअल मशीन या वर्चुअल सर्वर। ठीक है, इंस्टेंस टाइप का मतलब क्या होता है? वर्चुअल हार्डवेयर। मैंने एकदम शॉर्ट में यहाँ पे मेंशन किया है वर्चुअल हार्डवेयर। जिस तरह से ये मेरा फिजिकल हार्डवेयर है जिसके ऊपर मैंने लिनक्स विंडोज इंस्टॉल किया है, उसी तरह से हमें एक वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करना होता है क्लाउड के अंदर। तो उन वर्चुअल मशीन्स को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंस बोलते हैं। और AWS उसको नाम देता है EC2 इंस्टेंस। ठीक है, उसका सर्विस का नेम क्या है? EC2 इंस्टेंस, मतलब वर्चुअल मशीन्स। और ये वर्चुअल मशीन्स को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास वर्चुअल हार्डवेयर होना चाहिए। विदाउट वर्चुअल हार्डवेयर हम कैसे इंस्टॉल करेंगे किसी फिजिकल मशीन के ऊपर? नहीं तो किसी वर्चुअल हार्डवेयर के ऊपर ही तो हम लिनक्स या विंडोज को इंस्टॉल करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे रैम, CPU, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, ये सब कुछ होना चाहिए हमें, बट वो वर्चुअल हमें प्रोवाइड करता है क्लाउड। ठीक है, तो वर्चुअल हार्डवेयर मतलब इंस्टेंस टाइप जब भी मैं बोलूंगा तो समझ जाना है वर्चुअल हार्डवेयर। जिस तरह से आपका फिजिकल लैपटॉप होता है, बेयर मेटल मशीन होता है, उसी तरह से ये वर्चुअल हार्डवेयर होगा। अमेजॉन मशीन इमेज, जिसको शॉर्टकट AMI इस तरह से बोला था। AMI मतलब आमी, शॉर्टकट उसको आमी बोला जाता है, अमेजॉन मशीन इमेज। आईएसओ फाइल इमेज सेटअप। ठीक है, OS का सेटअप होता है। जिस तरह से आपने वर्चुअल मशीन्स के अंदर लिनक्स को इंस्टॉल किया तो मैंने 8 या 9 GB का आपको आईएसओ फाइल दिया था जिससे हमने लिनक्स को इंस्टॉल किया। तो यहाँ पे भी हमें OS को इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे इमेजेस होने चाहिए, इमेज होने चाहिए।
तो आपको याद है मैंने आपको RHL 10 के अंदर इमेज कैसे क्रिएट करना है इमेज बिल्डर के थ्रू, तो वो हमने डिस्कस किया था। वो जो इमेजेस हमने बनाए थे ना, वही इमेजेस क्लाउड पे होते हैं, वैसे ही इमेजेस होते हैं, लाइट वेट इमेजेस होते हैं, ना कि वो फुल इमेज होता है। हमने जो VMware के अंदर लिनक्स को इंस्टॉल किया या फिर आपने विंडोज को इंस्टॉल किया होगा, वो फुल इमेज होता है, कंप्लीट इमेज होता है, जो कि उसका साइज जीबी में होता है, 8 9 10 जीबी के आसपास, ठीक है। बट क्लाउड के अंदर या कंटेनर के अंदर जब आगे पढ़ोगे आप कंटेनर, तो वहां पे जो इमेजेस होते हैं वो लाइट वेट इमेजेस होते हैं, और ये इमेजेस उन्होंने बना के रखे। कैसे बनाए, वही तो मैंने आपको RHL 10 के अंदर इमेज बिल्डर के अंदर पढ़ाया था कि इमेज कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो इस तरह के ये इमेजेस होते हैं। देन इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, वर्चुअल हार्ड डिस्क। जिस तरह से हम VMware बनाते समय एक 30 GB का हमने स्टोरेज लिया था, आपको याद होगा, तो उसी तरह से यहाँ पे भी क्लाउड आपको एक 30 GB स्टोरेज प्रोवाइड करता है। 30 GB, जो कि 30 GB मतलब कम से फ्री में 30 GB देता है। आप चाहे तो 16 TB तक जा सकते हो। मैंने 16 TB का एक हार्ड डिस्क आपको मिलता है, ऐसा मल्टीपल हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकते हो। ओएस को इंस्टॉल करना है तो ऑब्वियसली हार्ड डिस्क होना चाहिए, हार्ड डिस्क के ऊपर ही तो ओएस लोड होता है, इंस्टॉल होता है। तो यहाँ पे इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज का मतलब वर्चुअल HDD होगा, वर्चुअल हार्ड डिस्क होगा। तो जब भी मैं EBS मतलब इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज बोलूंगा, तो इसका मतलब वर्चुअल हार्ड डिस्क होगा। की पेयर, यूजर पासवर्ड, यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए पासवर्ड चाहिए। जैसे हम यहाँ पे पासवर्ड से लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पे की से लॉगिन किया जाता है, तो यहाँ पे की होता है। आपको याद होगा SSH सर्वर जब मैंने आपको कॉन्फ़िगर करके बताया था, जिन्होंने एडवांस लिनक्स किया था उनकी बात हो रही है। तो मैंने आपको एक पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन का प्रैक्टिकल बताया था, याद है? पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन। तो पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन वो प्रैक्टिकल यहाँ पे किया, मतलब की से हम लॉग इन करेंगे, ठीक है। तो की कैसे बनाया जाता है, पब्लिक की, प्राइवेट की, तो यहाँ पे की बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है, ठीक है। देन सिक्योरिटी ग्रुप मतलब फायरवॉल। फायरवॉल डी हमने देखा था RHL 10 के अंदर, जिसमें हम अलाउ डिनाई रूल्स लिखते हैं, किसको अलाउ करना है, किसको डिनाई करना है। तो सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे फायरवॉल होता है, बट इसको ये फायरवॉल नहीं सिक्योरिटी ग्रुप बोलता है। तो जब भी मैं सिक्योरिटी ग्रुप बोलूंगा तो समझ जाना है फायरवॉल की बात हो रही है, ठीक है। फायरवॉल क्या होता है, किसको अलाउ करना है, कौन से पोर्ट, कौन से सर्विस को अलाउ डिनाई करना है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक के ऊपर ये फिल्टर करता है, उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी ग्रुप मतलब फायरवॉल। इलास्टिक आईपी एड्रेस एक स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। इलास्टिक आईपी एड्रेस जो कि एक स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस होगा। तो इलास्टिक आईपी मतलब पब्लिक आईपी है, स्टैटिक मतलब फिक्स होगा, ये बदलेगा नहीं, मतलब चेंज नहीं होगा, ठीक है। जब हम चाहते हैं, तो जब हम स्टैटिक आईपी सेट करते हैं तो ये फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है रिस्टार्ट और शटडाउन के बाद। बट जब से DHCP मतलब ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस मिलता है तो वो चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है, जो कि इलास्टिक आईपी उसको बोला जाता है, AWS उसको इलास्टिक आईपी बोलता है। अभी डिटेल में इलास्टिक आईपी जब प्रैक्टिकल होगा हम डिस्कस करेंगे। टैग्स का मतलब यहाँ पे लेबल होता है, नेम होता है। तो आप हर सर्विस के लिए, जैसे VMware के लिए आप वर्चुअल मशीन बनाते हैं, तो हमने सर्वर क्लाइंट मशीन या एंसिबल के सेटअप आपने बनाया होगा, तो एंसिबल नोड, नोड 1, नोड 2 इस तरह के सेटअप्स आपने बनाए होंगे, क्योंकि नेम्स आपने जो दिया था उसी को हम बोलते हैं टैग। टैग मतलब वर्चुअल मशीन के लिए दिया हुआ नेम, लेबल। देन वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जिसको VPC बोला जाता है। ऑब्वियसली सर्वर्स हम बना रहे हैं क्लाउड के अंदर, उसको एक्सेस भी तो करना है, कनेक्टिविटी भी तो करना है, उसके ऊपर हम वेबसाइट चलाएंगे तो वेबसाइट्स यहाँ पे एक्सेस होंगे। तो वेबसाइट्स एक्सेस होंगे तो फिर उसके लिए एड्रेस होना चाहिए, आईपी एड्रेस नहीं है, नेटवर्किंग नहीं है, तो फिर कैसे बाहर से हम उसको एक्सेस करें। इसीलिए यहाँ पे एक नेटवर्क होता है। जिस तरह से यहाँ पे मैंने फिजिकल नेटवर्क बना के रखा है, यहाँ पे मैंने ट्रे और ये केबल्स वगैरह मैंने बिछा के रखे, तो ये फिजिकल सेटअप है, ठीक है। बट क्लाउड के अंदर थोड़ी ऐसे फिजिकल सेटअप बनाएंगे। हाँ, डेटा सेंटर्स के अंदर उनके फिजिकल डेटा सेंटर्स के अंदर होंगे, बट जब हम क्लाउड पे मशीन्स बना रहे हैं क्लाउड के अंदर या फिर VMware के अंदर हमने मशीन बनाए थे 2 सर्वर क्लाइंट या एनसिबल का सेटअप, तो 2 या 3 मशीन का सेटअप के लिए आपने थोड़ी केबल लगाया था। नोड 1 नोड 2 दोनों डायरेक्टली कनेक्ट हो गए थे, सिर्फ आईपी सेट करो, तो वहां पे वर्चुअल नेटवर्क होता है। उसी तरह से क्लाउड के अंदर भी एक वर्चुअल नेटवर्क मिलेगा, और ये वर्चुअल नेटवर्क को ही VPC बोला जाता है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। रीजन्स, जैसे मैंने आपको बताया था, रीजन क्या होता है, जियोग्राफिकली आइसोलेट एरिया होता है जहाँ पे हम मल्टी एबिलिटी जोन्स को क्रिएट करते हैं, मल्टी एबिलिटी जोन्स होते हैं। मल्टी एबिलिटी जोन्स मतलब
जैसे कि एक रीजन्स के अंदर कम से कम 3 तो एबिलिटी जोन्स होते हैं। एबिलिटी जोन का मतलब यहाँ पे फिजिकल सेटअप होता है, फिजिकल डेटा सेंटर्स आप बोल सकते हो, जहाँ पे आपका सर्वर्स, नेटवर्किंग, ये सब कुछ फिजिकल सेटअप होगा। तो एबिलिटी जोन, जिसको शॉर्टकट एजी बोला जाता है, एजी का मतलब होता है एबिलिटी जोन, ठीक है, जो कि फिजिकल डेटा सेंटर्स होंगे सेपरेटेड। रीजन्स के अंदर वो डेटा सेंटर्स होते हैं, जैसे कि मुंबई एक रीजन उन्होंने बोला है, जियोग्राफिकली एक आइसोलेट एरिया है जिसमें मुंबई, हैदराबाद, इस तरह से। तो मुंबई रीजन के अंदर 3 एबिलिटी जोन्स आते हैं, मतलब 3 फिजिकल डेटा सेंटर्स आते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंस, इंस्टेंस टाइप, इमेज, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, की, सिक्योरिटी ग्रुप, इलास्टिक आईपी, टैग, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जिसको वीपीसी, रीजन्स, एबिलिटी जोन्स, ये कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए। जब भी हम EC2 मशीन्स क्रिएट करते हैं तो ये कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इंडिया से, जो कि मेरा जो मशीन है जहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेट्स से ये मेरा मशीन है, यहाँ से हमें नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर हमें एक, ये नॉर्थ वर्जीनिया है, ठीक है, और हम यहाँ पे इंडिया में हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक मशीन क्रिएट करना है। तो देखो, ये प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको AWS का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट को लॉगिन करना है, रूट अकाउंट से लॉगिन करना है, जो कि आपका मेल आईडी ही रूट अकाउंट है। उससे लॉगिन करके फिर आप अपने सर्विसेज क्रिएट, डिलीट, मॉडिफाई कर सकते हो। हर दिन जो भी प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करेंगे, अपने अकाउंट से लॉगिन करोगे, ठीक है। लैपटॉप के ऊपर विंडोज़ है, मैक है, लिनक्स है, डजेंट मैटर। तो हमारे केस में विंडोज़ मशीन है, और उस मशीन के ऊपर कहीं पे भी कर सकते हो, इंटरनेट होना चाहिए। क्लाउड के लिए स्पेशल लैब की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्पेशल इंटरनेट अच्छा खासा होना चाहिए, और एक डब्बा मशीन भी है आपके पास, या फिर लैपटॉप भी है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। फिर हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो कहीं से भी आप क्लाउड का प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके लिए कोई लैब की जरूरत नहीं है, हम खुद लैब वहां पे क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करने वाले, मशीन्स क्रिएट करने वाले हैं। तो ये देखो क्या होगा कि यहाँ से हम अपने अकाउंट से एक पैनल को एक्सेस करेंगे, जिसको हम कंसोल बोलते हैं, ठीक है। एक कंट्रोल पैनल होगा जहाँ से हम पूरा कंट्रोल करने वाले हैं। और ये जो पैनल इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ से बस हम कमांड देने वाले हैं। कमांड का मतलब यहाँ पे कमांड लाइन नहीं, ग्राफिकली ही कमांड हम देंगे। तो उस पैनल के अंदर हम ग्राफिकली बोलेंगे, मुझे मशीन क्रिएट करना है, उसको डिलीट करना है, मुझे नेटवर्क क्रिएट करना है, मुझे स्टोरेज क्रिएट करना है, उस स्टोरेज को एक मशीन को अटैच करना है। तो जितने भी हम इंस्ट्रक्शंस यहाँ से देने वाले, वो सारे इंस्ट्रक्शन ये API के थ्रू जाने वाले। मतलब क्लाउड के अंदर जो भी हम प्रैक्टिस करें, तो बैकएंड में जो कोड प्रोग्राम, मतलब वेबसाइट है, जो कंट्रोल पैनल है, वो सारे कॉल API के थ्रू लेके जाता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एक इंटरफेस होता है जिसके थ्रू हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं। तो जितने भी हम काम करने वाले AWS के अंदर, जितने भी सर्विसेज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सब कुछ API के थ्रू कॉल जाने वाले हैं। मतलब मैं यहाँ से सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे इस तरह से सर्विस क्रिएट करना है, इसको डिलीट करना है, मुझे एक स्टोरेज क्रिएट करना है। तो यहाँ से हम रिक्वेस्ट दे रहे हैं, किसके थ्रू, एक कंट्रोल पैनल के थ्रू, जिसको हम AWS का कंसोल बोल रहे हैं, जो कि ग्राफिकल है। यहाँ पे हम बना रहे हैं, ठीक है, हमें ऐसा लग रहा है कि हम बना रहे हैं, नहीं, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और फिर वो AWS वहां पे अपने रिक्वेस्ट के हिसाब से मशीन बना के दे रहा है, वो स्टोरेज बना के दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने रिक्वेस्ट किया, वाया इंटरनेट के थ्रू ये रिक्वेस्ट जाएगा AWS अकाउंट पे, ठीक है, जो कि जिस अकाउंट से हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगा AWS के पास, और AWS क्या करेगा, AWS जो कि हमारा एक अकाउंट है, AC का मतलब अकाउंट। फिर हमने बोला नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर, जो कि हमने एक रीजन सेलेक्ट करके रखा है हमारे अकाउंट में, कि नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर मुझे एक मशीन क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये नॉर्थ वर्जीनिया है, नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर लेट्स से यहाँ पे एक फिजिकल डेटा सेंटर है, और इस फिजिकल डेटा सेंटर के अंदर एक फिजिकल मशीन है। देखो सेटअप ऐसा है, अभी मैं डायग्राम थोड़ा छोटा छोटा निकल रहा हूँ। तो ये रेड बॉर्डर मतलब नॉर्थ वर्जीनिया, और ये बीच वाला है जो DC है, डेटा सेंटर है, ये वाला डेटा सेंटर है। और उसके अंदर एक फिजिकल मशीन है, जिसको बेयर मेटल बोला जाता है, बेयर मेटल मशीन है, ठीक है। और उस बेयर मेटल मशीन पे मैं एक मशीन क्रिएट करने वाला हूँ, ये मेरा मशीन होगा, ऐसा। रिक्वेस्ट हम कहाँ से दे रहे, इंडिया से, अपनी मशीन से।
इंटरनेट के थ्रू, हमारे AWS अकाउंट के थ्रू नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर एक डेटा सेंटर होगा, मतलब एक एबिलिटी जोन होगा, जिसको हम डेटा सेंटर नहीं एबिलिटी जोन बोलते हैं क्लाउड के अंदर। ठीक है, तो वो एबिलिटी जोन के अंदर फिर एक फिजिकल, एक क्या मल्टीपल है, बट वहां पे एक मशीन पे ही बनेगा हमारा। तो एक फिजिकल मशीन जिसको हम बेयर मेटल बोलते हैं, और वहां पे ये मशीन हमारा क्रिएट हो रहा है, ये वाला रिक्वेस्ट हमने कहाँ से दिया, यहाँ से दिया। अभी वो मशीन कैसे बनेगा, उसका रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर क्या होगा, ये सब कुछ हम यहाँ से डिसाइड करने वाले हैं। और वहां पे हमारा एक मशीन क्रिएट हो जाएगा, और उस मशीन को फिर हम एक्सेस कर सकते, इस मशीन को फिर हम एक्सेस कर सकते अपने मशीन पे, अपने फिजिकल लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो भी मशीन से, या फिर मोबाइल। हाँ, मोबाइल से थोड़ा एक्सेस करने के लिए दिक्कत होगा, बट बाकी तो ठीक है, हम लैपटॉप, डेस्कटॉप से ही AWS के सर्विसेज एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रैक्टिकल होगा हमारा। तो पहला प्रैक्टिकल है EC2 इंस्टेंस को कैसे क्रिएट करना है, उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको aws.amazon.com/console इसके ऊपर जाना है, रूट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे अपना मेल आईडी लिखना है, पासवर्ड देना है, उसके बाद आपको MFA कोड देना है, MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अभी MFA क्या है उसको हमने कवर किया है लास्ट सेशन में, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिस तरह के, जिसको हम 2 वे ऑथेंटिकेशन भी बोलते हैं। तो ये नंबर आपको पुट कर देना है जो कि आपके मोबाइल के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है गूगल ऑथेंटिकेटर के अंदर। जैसे आपने सक्सेसफुली अपना MFA कोड दे दिया तो आपको लॉगिन मिलेगा। इसी तरह से कंसोल होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर आपका नेम वगैरह मिल जाएगा, अकाउंट आईडी, और आप कौन से रीजन में, आपको रीजन चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर, तो नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर हम प्रैक्टिस करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च बार होता है, यहाँ पे आपको सर्च करना है EC2। EC2 क्या है, वर्चुअल सर्वर इन द क्लाउड। EC2 का मतलब एक सर्विस है EC2, जो कि AWS ने नाम दिया है। EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, जो कि वर्चुअल सर्वर्स हम क्लाउड के ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो जितने सर्विसेज मैं आपको पढ़ाता हूँ तो उसको मैं बुक मार्क करके रखता हूँ। तो यहाँ पे मैं बुक मार्क कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे आ गया है, देखो। ठीक है, हर बार मुझे सर्च करने की जरूरत नहीं होगा। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये डैशबोर्ड है EC2 का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिसोर्सेस मैंने कितने यूज किए हैं। जैसे सिक्योरिटी ग्रुप 2 बता रहा है, जो कि लास्ट बैच में मैंने एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया होगा, तो वो है। एक की पेयर है जो कि मैंने की बना के रखा था। आपके केस में सारे नंबर 0 आएंगे, सिर्फ एक नंबर 1 आएगा, सिक्योरिटी ग्रुप 1। हर एक रीजन के अंदर AWS ने बाय डिफॉल्ट एक नेटवर्क बना के रखा है, डिफॉल्ट नेटवर्क, डिफॉल्ट VPC। और हर एक नेटवर्क के अंदर एक सिक्योरिटी ग्रुप मतलब फायरवॉल बना के रखा है। तो आप नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर, मुंबई के अंदर कहीं पे भी जाते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट एक नेटवर्क मिलेगा, और वो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे एक सिक्योरिटी ग्रुप मिलेगा। ठीक है, वो आप डिलीट भी नहीं कर सकते। मेरे केस में 2 है, क्योंकि मैंने लास्ट बैच में जो मैंने बनाया था वो होगा। ठीक है, और की पेयर आपके केस में 0 ही होगा, मेरे केस में एक है जो कि लास्ट बैच वाला की होगा। तो ये डैशबोर्ड है। देन आपको यहाँ पे इंस्टेंस जो है, इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करना है, तो क्लिक ऑन इंस्टेंसेस। फिलहाल यहाँ पे कितने इंस्टेंस है नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर, तो एक भी इंस्टेंस नहीं, 0 इंस्टेंस है, एक भी इंस्टेंस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस है, आप यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी एक ऑप्शन मिलता है लॉन्च इंस्टेंस वाला। ठीक है, तो दोनों में से आप कहीं से भी क्लिक कर लो। मैं यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंसेस। इन शॉर्ट हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं क्लाउड के अंदर, उसको इंस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, तो EC2 टैब नेम देना है, तो मैं यहाँ पे टैग दे देता हूँ लिनक्स सर्वर। आपको जो भी नेम देना है आप अपने हिसाब से दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने लिनक्स सर्वर नाम दिया। आपको अपना नेम देना है, ABCDXYZ जो देना है दे सकते हो, आपको नहीं देना है तो इग्नोर भी कर सकते हो, ऑप्शनल है। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करना है एप्लीकेशन एंड OS इमेज, जिसको हम अमेजॉन मशीन इमेज बोलते हैं। इमेज आपको सेलेक्ट करना है, इमेज मतलब OS का सेटअप। ठीक है, तो इमेज कौन सा चाहिए, अमेजॉन लिनक्स चाहिए, मैक्स चाहिए, उबंटू चाहिए, विंडोज चाहिए, RHL चाहिए, रेड हैट, सुसे, डेबियन, और भी आपको इमेजेस चाहिए तो आप यहाँ पे ब्राउज मोर इमेजेस के ऊपर क्लिक करके आप
और भी इमेजेस ले सकते हैं, जिसमें डेबियन, फेडोरा, अल्मा लिनक्स, रॉके लिनक्स, अलग अलग फ्लेवर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये इमेजेस जो हम सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे कुछ इमेजेस फ्री है और कुछ इमेजेस चार्जेबल है। वैसे तो बहुत सारे इमेजेस चार्जेबल सी है, कुछ इमेजेस हमें प्रैक्टिस के लिए फ्री है, तो आप फ्री वाला इमेजेस सेलेक्ट करोगे, ये याद रखना है। ठीक है, तो लिनक्स कोई भी आप ले सकते हो, मैक फ्री नहीं है तो ट्राई मत करो, नहीं तो बिल आ जाएगा। ठीक है, आप चेक कैसे करोगे कौन सा फ्री है, तो यहाँ पे आप देखो, जैसे कि मैंने बाय डिफॉल्ट क्या सेलेक्ट किया, अमेजोन लिनक्स। ठीक है, हमें लिनक्स मशीन चाहिए, तो यहाँ पे हम अमेजोन लिनक्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप चेक करेंगे क्लिक करके कि कौन सा फ्री है और कौन सा चार्जेबल है। तो जिसको फ्री टायर लिखा गया है वो फ्री है, बाकी सारे चार्जेबल्स है। इमेज के चार्जेस लगते हैं, अभी कितना लगेगा ये डिपेंड होता है आप कौन से रीजन पे बना रहे हो, और वहां पे आपको सर्च करना पड़ेगा घंटे के हिसाब से ये कितना चार्जेस लेता है। ये फिक्स नहीं है कि कौन से इमेज का कितना चार्ज, आज $1 है फॉर एग्जांपल के, कल तो $2 हो सकता है। तो आप प्राइजेस में जाके चेक कर सकते हो कि इमेजेस के चार्जेस नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर कौन से इमेज के कितने चार्जेस है। ठीक है, हम तो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए फ्री वाला ही सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि बाय डिफॉल्ट है, तो आपको यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करना है फ्री टायर एलिजिबल जब भी आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, देन डिस्क्रिप्शन, उस इमेज के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, उसका आर्किटेक्चर वगैरह दिया है। मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ, फ्री, हाँ यस फ्री है। फिर नेक्स्ट क्या है, इंस्टेंस टाइप। इंस्टेंस टाइप का मतलब क्या होता है, वर्चुअल हार्डवेयर। इमेज तो हमने सेलेक्ट कर लिया, मशीन को नाम भी दे दिया, अब ये हार्डवेयर देना है। वर्चुअल टाइप, इंस्टेंस टाइप मतलब वर्चुअल हार्डवेयर। वर्चुअल हार्डवेयर के लिए भी आपको चेक कर लेना है, मेक श्योर कि आप जो वर्चुअल टाइप सेलेक्ट कर रहे हो वो फ्री टायर एलिजिबल होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे चार्जेस लगते हैं। आप हाइयर कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर ले रहे हो 64 GB का, तो उसको घंटे के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा। वैसे इसके चार्जेस यहाँ पे दिए, देखो पर आवर्स के हिसाब से यहाँ पे चार्जेस दिए गए। उबंटू आप यूज करते हो अलग अलग चार्ज, आरएचएल यूज करते, मैंने आरएचएल क्यों नहीं लिया रेड हैट वाला, बिकॉज वो चार्जेबल है। ठीक है, तो घंटों के हिसाब से ये चार्ज लगता है, हालांकि ये नॉमिनल चार्जेस है। ठीक है, बट आप दूसरा कोई इमेज सेलेक्ट करते हो तो उसके चार्जेस आप यहाँ पे देख सकते हो, नीचे चार्जेस, और ये घंटे के हिसाब से याद रखना है। आप 2 घंटे यूज करते हो फॉर एग्जाम्पल $1 है तो $2 आपको आ जाएगा मोटा मोटा, फिर आपको 180 के आसपास बिल आ जाएगा। ठीक है, एक बार करने से प्रैक्टिस। इसीलिए जब भी आप सेलेक्ट करोगे तो T2 माइक्रो फ्री टायर एलिजिबल ये सेलेक्ट करना है। अभी देखो मेरे अकाउंट के लिए T2 माइक्रो ये फ्री टायर के लिए दिया है। अभी जो नए अकाउंट्स बन रहे हैं ना, वहाँ पे T2 की जगह T3 आएगा माइक्रो, तो आप चेक कर लोगे जिन्होंने नया अकाउंट बनाया है तो वो T2 की जगह T3 भी कर सकता है। मेरे केस में T3 चार्जेबल है, आपके केस में नए अकाउंट में कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि सर हमें T2 नहीं T3 मिल रहा है, तो आप T3 सेलेक्ट कर लो जो कि फ्री टायर एलिजिबल होना चाहिए। जो भी आपके केस में फ्री टायर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट की पेयर, की क्रिएट करना है। की का मतलब यहाँ पे पासवर्ड होगा। जब भी उस मशीन को एक्सेस करना है तो हमें की चाहिए होता है, मतलब पासवर्ड चाहिए होता है। तो फिर यहाँ पे की क्रिएट कर लेना है, क्रिएट अ न्यू की के पेयर के ऊपर क्लिक करना है। की का नेम देना है, जैसे कि बैच अभी फेब का चल रहा है तो मैं फेब 2026 यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट की के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ये की एक बार आपने बना लिया और एक बार ये डाउनलोड हो गया तो बाद में ये डाउनलोड ऑप्शन नहीं मिलता है, इसीलिए इस की को संभाल के रखना है, मल्टीपल जगह उसका बैकअप रखना है। जैसे ये डाउनलोड फोल्डर के अंदर ये डाउनलोड हो चुका है, अभी ये की बाद में डाउनलोड नहीं मिलेगा, हमें डाउनलोड ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिला, क्रिएट करते समय ही डाउनलोड होता है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसको डॉक्यूमेंट्स में भी रख देता हूँ एज अ बैकअप। ठीक है, और मैं गूगल ड्राइव पे भी रख देता हूँ, मेरे गूगल ड्राइव पे, आप भी चाहे तो गूगल ड्राइव के अंदर रख सकते हो। इनकेस मेरा विंडोज मशीन ही फॉर्मेट हो गया तो डेस्कटॉप और डाउनलोड दोनों में से तो वो डिलीट हो जाएगा, और की नहीं है तो फिर उस मशीन को एक्सेस कैसे करोगे आप, ये भी तो दिक्कत है। ठीक है, इसीलिए उसको बैकअप लेके रखो मल्टीपल जगह पे। ठीक है, हाँ ऐसा कुछ हो जाता है तो उसका एक ट्रबल शूटिंग हम करने वाले हैं, जिनके आपका की डिलीट हो गया विंडोज मशीन से आपसे, तो उस मशीन को रिकवर करने वाले हम, बट फिलहाल ये की को संभाल के रखना है। देन नेटवर्क सेटिंग, नेटवर्क सेटिंग बाय डिफॉल्ट होगा, डिफॉल्ट सेटिंग यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट एक नेटवर्क मिल जाता है।
VPC होता है, डिफॉल्ट नेटवर्क AWS हमें बना के देता है, तो उस नेटवर्क को हमें यूज करना है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे एडिट करके अवेलेबिलिटी जोन सबनेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ और सबनेट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मैं नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर हूँ, नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर इतने सारे सबनेट्स है, मतलब इतने सारे अवेलेबिलिटी जोन्स है। देखो हर एक के लिए ना उन्होंने कोड नेम दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यूज 1 AZ1 AZ6 AZ4 AZ2 AZ5, मतलब ऐसे 6 अवेलेबिलिटी जोन्स है। ठीक है, तो मैं 1A के अंदर ही उसको बना लेता हूँ। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन 1C है, 1A ये वाला कहीं पे भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं। ये डेटा सेंटर से ऐसा समझो, सबनेट मतलब डेटा सेंटर से फिजिकल, आपको कौन से सबनेट के अंदर, कौन से डेटा सेंटर्स के अंदर वहां पे जो है नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर, तो वहां से आपको सिलेक्ट कर लो। आप सिलेक्ट नहीं करते हो तो रैंडमली वो खुद सिलेक्ट कर लेता है। आप नेटवर्किंग को एडिट ना करते हो तो बाय डिफॉल्ट खुद ही सिलेक्ट कर लेता है। तो मैं यहाँ पे 1A के अंदर बना लेता हूँ, कहीं भी बना लो, ये आपका चॉइस है। ठीक है, देखो यहाँ पे US ईस्ट 1A ये कोड नेम है, यूएस ईस्ट जो कि नॉर्थ अमेरिका का कोड है, यूएस ईस्ट 1A 1B 1C इस तरह से होते हैं नंबर। ठीक है, आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली मिलेगा, एनेबल ऑप्शन है, फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, आपके पास एग्जिस्टिंग है तो सिलेक्ट करो या फिर नया बना लो। अभी हम क्या करते हैं, एक न्यू सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप का नेम यहाँ पे आप अपने हिसाब से दे सकते हो, तो मैंने लिनक्स सर्वर SG इस तरह से नाम दे दिया है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूं ICMP SSH HTTP अलाउ, मतलब ये शुरुआत में मैं कुछ पोर्ट्स अलाउ कर रहा हूँ, कुछ सर्विसेज अलाउ कर रहा हूँ, तो मैंने ये टाइटल डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। ठीक है, लिखना रिक्वायर्ड है, मतलब डिस्क्रिप्शन देना रिक्वायर्ड है। ठीक है, कंपलसरी है। SSH बाय डिफॉल्ट एनीवेयर के लिए अलाउ है, मतलब SSH के लिए कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, और रूल आपको ऐड करना है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप पे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं HTTP को सिलेक्ट कर लेता हूँ, बिकॉज मैंने वहाँ पे HTTP भी अलाउ करना है। हमें वेबसाइट वगैरह होस्ट करना है आगे, तो HTTP अलाउ होना चाहिए। किसके लिए अलाउ करना है, एनीवेयर, एनीवेयर अलाउ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं। माई आईपी, माई आईपी का मतलब सिर्फ जिस मशीन पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा आईपी, उसी को HTTP एक्सेस होगा, बाकी कोई नहीं एक्सेस कर सकता है पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ ये मशीन कर सकता है। ठीक है, दूसरा कस्टम, मतलब आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो किसको अलाउ करना है, आईपी को अलाउ करना है, नेटवर्क को अलाउ करना है, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो नेटवर्क वगैरह, और भी नेटवर्क है और नेटवर्क अलाउ। कस्टम में आप अपने ट्रस्टेड नेटवर्क को आप अलाउ कर सकते हो। ठीक है, किसी भी सर्विस के लिए, मैं तो अभी फिलहाल सिर्फ HTTP के लिए बता रहा हूँ, आप SSH के लिए कर सकते हो, या संभा सर्वर, NFS सर्वर, जो भी सर्वर्स आपने बनाए होंगे क्लाउड के अंदर, लिनक्स के अंदर, तो उनके लिए आप यहाँ पे पोर्ट्स देख सकते हैं। देखो SMTP DNS POP3 LDAP HTTP SMB मतलब सांबा NFS MySQL MariaDB, तो ये सारे सर्विसेज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देन एनीवेयर का मतलब सारे, कोई भी, पब्लिश, पब्लिक कर दिया हमने सबको, मतलब अलाउ कर दिया, सब पब्लिक को अलाउ कर दिया इंटरनेट पे। ठीक है, अभी ये प्रैक्टिस सेशन में हम यहाँ पे एनीवेयर कर रहे हैं, याद रखना है, बेस्ट प्रैक्टिस ये नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस कंपनी में क्या होगा, अपने ट्रस्टेड नेटवर्क को अलाउ करोगे। हाँ, HTTP का ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज HTTP मतलब वेबसाइट हमें होस्ट करना है तो सबको पब्लिक को दिखाना है, तो वो तो ठीक है, बट SSH सबके लिए अलाउ मत करो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस में हम एनीवेयर करें, बट फिर से बताता हूँ, बेस्ट प्रैक्टिस ये नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस में आपको अपने ही नेटवर्क को अलाउ करना है जो कि ट्रस्टेड नेटवर्क है आपके, तो बस यहाँ पे नेटवर्क डिफाइन कर देना है। ऑल ICMPv4 को हम अलाउ करते हैं एनीवेयर, ये कर सकते हो, पिंग करने के लिए ICMP प्रोटोकॉल यूज होता है, पता है ना, तो उसको मैंने अलाउ कर दिया। ठीक है, तो 3 सर्विसेज हमने अलाउ कर दिए। आप चाहे तो और भी ऐड कर सकते हैं सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर रूल्स, 50 रूल आप ऐड कर सकते हो एक सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। हर एक मशीन के लिए इस तरह से 5 सिक्योरिटी ग्रुप अटैच कर सकते हो। एक सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर 50 रूल्स, हर एक मशीन के लिए 5 सिक्योरिटी ग्रुप आप अटैच कर सकते हो। हम एक ही कर रहे हैं, इस तरह से आप 5 अटैच कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। अभी जो हमने रूल ऐड किए, आपको लगता है कि SSH को अलाउ नहीं करना है, डिनाई करना है, तो आप बाद में उसको एडिट कर सकते हैं सिक्योरिटी ग्रुप में जाके। ठीक है,
तो फिलहाल हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं इसको, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। हर एक EC2 मशीन को 2 नेटवर्क इथरनेट कार्ड दे सकते हो, नेटवर्क कार्ड, इथरनेट कार्ड, निक कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, आप हर एक EC2 मशीन के लिए 2 दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट 1 मिल ही जाता है, यहाँ पे आप देखते हो तो बाय डिफॉल्ट 1 मिल ही जाता है। यहाँ पे आपको और चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके और भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे देखो, एक इंटरफेस ऑलरेडी इसको मिल चुका है, फिर से हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐसे 2 मिलते हैं बाय डिफॉल्ट, हमें एक की ही जरूरत है प्रैक्टिस के लिए, तो हम यहाँ पे डिफॉल्ट रखते हैं उसको। कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज 8 GB सफिशिएंट है। यहाँ पे कहाँ पे गया ये वाला एक्सपांड, तो 8 GB। वैसे तो आपको 30 GB तक मिलता है, अप टू 30 GB आप फ्री ले सकते हो। 30 GB का कोई चार्जेस नहीं होगा, अप टू 30 GB तक, बट 30 GB के ऊपर चार्जेस लगते हैं। ठीक है अभी आप कौन सा स्टोरेज कहाँ पे ले रहे हो उसके हिसाब से चार्जेस वेरी होंगे। तो फ्री टायर एलिजिबल कस्टमर के लिए अप टू 30 GB आपको जनरल पर्पस SSD हार्ड डिस्क मिलता है। SSD मतलब जो कि नया वाला हार्ड डिस्क टाइप है, जो कि फास्ट होता है HDD हार्ड डिस्क से कंपेयर करते हो तो। ठीक है, लिनक्स के लिए 8 टू 10 GB सफिशिएंट है प्रैक्टिस के लिए, तो हम 80 GB रखेंगे। ठीक है, बट हर एक मशीन के लिए आपको कितना हार्ड डिस्क साइज मिलेगा फ्री में, अप टू 30 GB हर एक मशीन के लिए। दूसरे मशीन के लिए फिर से 30 GB, तीसरे मशीन के लिए 30 GB। इसको बोला जाता है रूट हार्ड डिस्क, रूट SSD। आप यहाँ पे देख सकते हो रूट वॉल्यूम। रूट वॉल्यूम का मतलब होता है जिसमें OS लोड होता है, OS स्टोर होता है। डेटा हार्ड डिस्क अलग होते हैं। आपको पार्टीशन का प्रैक्टिकल याद होगा लिनक्स में, तो मैंने भी आपको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करके बताया था। हमारा 30 GB सिर्फ स्लैश स्लैश स्वैप के लिए था, और हमने एक नया हार्ड डिस्क ऐड किया, उसके अंदर हमने पार्टीशन बनाए थे। कंसेप्ट यही है। ये जो 8 GB ना, ऐसा समझो OS पार्टीशन के लिए है, बाकी हार्ड डिस्क हम दूसरे अटैच कर सकते हैं। अभी वो कैसे अटैच करना है तो उसका एक यूनिट आगे आने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल 30 GB यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं। देन उसके बाद फिर यहाँ पे आप चाहे तो और भी वॉल्यूम्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, मतलब और भी हार्ड डिस्क ऐड कर सकते हो, और एक हार्ड डिस्क का साइज 16 TB होता है, 16 TB। बाकी और एक नया टाइप आ चुका है जनरल पर्पस 3, तो उसमें तो 64 TB का एक हार्ड डिस्क है। 64 TB का एक हार्ड डिस्क, TB की बात हो रही है ना कि GB की, याद रखना है। ठीक है, जो कि बहुत सारा स्टोरेज होता है। देन वैसे एडवांस डिटेल्स में आप जाते हो तो वहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस है। जैसे आपको डोमेन ज्वाइन करना है, या पे कोई रोल्स वगैरह सेट करना है। अभी तो ये टॉपिक्स हमारे बाकी है, तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, वैसे वैसे हम एक एक ऑप्शन में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे शट डाउन बिहेवियर आप सेट कर सकते हो, हाइबरनेट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब आपका मशीन हाइबरनेट मोड में रहेगा। ठीक है, जिसमें पावर जो होता है वो कम यूज होता है। यहाँ पे आप टर्मिनेशन प्रोटेक्शन मतलब डिलीट प्रोटेक्शन एनेबल कर सकते हो। फिलहाल डिसेबल्ड होता है, सपोज मैंने एनेबल कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी एक्सीडेंटली उस मशीन को डिलीट करेगा तो डिलीट नहीं होगा। गलती से सेलेक्ट कर लिया और डिलीट पे क्लिक कर दिया मशीन को, टर्मिनेट मतलब डिलीट, तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो वो ऑप्शन है। शटडाउन प्रोटेक्शन आप एनेबल कर सकते हो, मतलब स्टॉप प्रोटेक्शन मतलब मशीन को बंद करना भी ये बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, मतलब ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन एनेबल होगा। तो कोई भी शटडाउन कर रहा है मशीन को, पावर ऑफ कर रहा है, तो नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन, बिकॉज सर्वो मशीन कैसे कंटिन्यूसली स्टार्ट होते हैं वैसा, तो ये आप एनेबल कर सकते हो। फिलहाल तो मुझे कोई जरूरत नहीं, बिकॉज यहाँ पे हमारा इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट प्रोडक्शन लेवल में हो सकता है ये ऑप्शंस आपके कंपनी के लिए, मशीन्स के लिए वो सेट करना पड़े। ठीक है, तो फिलहाल हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको EC2 इंस्टेंस का नेम दिया, इमेज सेलेक्ट किया, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप इंस्टेंस टाइप सेट करना, फोर्थ स्टेप की क्रिएट करना मतलब पासवर्ड, नेटवर्क सेट करना, उसी के अंदर फायरवॉल वगैरह आ गया। ठीक है, और स्टोरेज सेट करना, 6 स्टेप्स परफॉर्म करना है। नेटवर्क का पकड़ लेते तो 7। ठीक है, देन आखिरी स्टेप लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना है, मतलब 8 क्लिक्स करना है बस आपको, मतलब 8 स्टेप्स है परफॉर्म करने के लिए। लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर आप क्लिक करते हो, जैसे आप समरी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो हमने क्या क्या सिलेक्ट किया, ये यहाँ पे बता रहा है। अभी इसका प्राइस कैसे होगा, तो यहाँ पे आपको फ्री टायर के लिए बताया गया है कि 750 आवर्स के लिए पर मंथ आपको फ्री है। 750 आवर्स के लिए पर मंथ फ्री है। लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मशीन को लॉन्च कर देता हूँ। 750 आवर्स फ्री मतलब ऐसा मत समझो कि 750 आवर्स तक हम कुछ कर सकते हैं।
यहाँ पे एक एरर आया है बिकॉज जैसे मैंने बताया कि लास्ट सेशन में मैंने एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था, तो उसका भी नाम लिनक्स सर्वर HG ही है, दैट्स वाई ये बता रहा है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो ठीक है ना, मैं इसको एडिट करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन को और थोड़ा नेम चेंज कर देते हैं, लिनक्स सिक्योरिटी ग्रुप लिनक्स रेड हैट कर देते बीच में, ठीक है। एंड देन लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मशीन क्रिएट किया और तुरंत डिलीट कर दिया 5 मिनट के अंदर। तो आप बोलोगे मैंने सिर्फ 5 मिनट यूज किया, नहीं, उसके हिसाब से मीटरिंग होगा 1 घंटा। आपने मशीन बनाया 2 मिनट में डिलीट कर दिया, तो राउंड फिगर 1 घंटा काउंट करेगा। ऐसा ऐसे 750 आवर्स। आपको लगा आपने 10 मिनट ही तो बनाया था आज, कल मैंने 10 मिनट, मतलब आपके हिसाब से 20 मिनट ही हुए, नहीं, उसके हिसाब से 2 घंटे हो गए। ठीक है, ऐसे 750 आवर्स है, ये याद रखना है, ठीक है। तो फ्री तो कुछ नहीं है। बॉटम पे आपको व्यू ऑल इंस्टेंसेस ये ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये देखो हमने लिनक्स सर्वर बनाया, आप चाहे तो एडिट करके नाम वगैरह बदल सकते हो मशीन का, ये जस्ट टाइटल नेम है हमारे लिए। इम्पोर्टेंट इज दिस आईडी, इंस्टेंस आईडी। एडब्ल्यूएस इस मशीन को इस इंस्टेंस आईडी से पहचान रहा है, ठीक है। इंस्टेंस स्टेट क्या है, रनिंग है, रनिंग होता है, स्टॉप होता है, टर्मिनेट होता है, ठीक है। तो इस तरह से स्टेट होते हैं उसके। ये इंस्टेंस टाइप जो कि हमने T2 माइक्रो लिया है, जो कि फ्री टायर के लिए हार्डवेयर है, ठीक है, जिसमें 1 CPU और 1 GB रैम मिलता है आपको, ठीक है, जो कि फ्री में प्रैक्टिस के लिए। स्टेटस चेक जो कि इनिशियलाइज हो रहा है। अभी देखो मैंने यहाँ से जो रिक्वेस्ट किया ना, तो ये रिक्वेस्ट गया और वहां पे अभी वो परफॉर्म हो रहा है। कहाँ पे, नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर, US ईस्ट 1 एबिलिटी जोन के अंदर एक मशीन के ऊपर वर्चुअलाइजेशन का एक सेटअप होगा, जिसको हम हाइपरवाइजर बोलते हैं, और उस हाइपरवाइजर के ऊपर ये हमारा मशीन बन रहा है, ठीक है। अभी हाइपरवाइजर वो लिनक्स का KVM यूज कर रहा है, हाइपर वी यूज कर रहा है, या फिर जेन यूज कर रहा है, अभी वो AWS को ही पता, ठीक है। हालांकि ये रेड हैट का ही, मतलब रेड हैट का ही सेटअप पे वो पूरा सेटअप बना के रखा है, मतलब लिनक्स ओएस के ऊपर ये पूरा सेटअप बना के रखा है AWS ने, ठीक है। मतलब उनके फिजिकल मशीन के ऊपर लिनक्स है, फिर वहां पे एक हाइपरवाइजर होगा, और उस हाइपरवाइजर के ऊपर ही हमारा एक मशीन बना, जो कि हमने यहाँ से रिक्वेस्ट किया, ठीक है। उसको एक पब्लिक आईपी एड्रेस मिला है, ये देखो पब्लिक आईपी एड्रेस, DNS नेम मिला है, ये उसका पब्लिक आईपी एड्रेस है। किधर गया एड्रेस, ये वाला, ये पब्लिक आईपी एड्रेस, जैसे आप नीचे भी देख सकते हो, ये पब्लिक आईपी एड्रेस, उसकी डिटेल्स आपको बता रहा है, ठीक है। तो इस इंस्टेंस की डिटेल्स क्या है, डिटेल्स में आप ये इंस्टेंस आईडी देख सकते हो यहाँ पे, उसका पब्लिक आईपी, उसका प्राइवेट आईपी, दो एड्रेसेस मिले उसको, प्राइवेट कम्युनिकेशन के लिए प्राइवेट एड्रेस, बाहर कम्युनिकेशन करने के लिए इंटरनेट के लिए पब्लिक आईपी, मतलब इस मशीन पे इंटरनेट वगैरह भी एक्सेस होगा आपका, ठीक है। देन स्टेटस रनिंग बता रहा है, IPv6 नहीं है, पब्लिक DNS नेम ये है, कंप्यूटर नेम, मशीन नेम, पब्लिक DNS नेम ये है, जो कि बाय डिफॉल्ट मिल गया उसको, ठीक है। प्राइवेट DNS नेम ये है, होस्ट नेम बोला जाता है उसको, प्राइवेट होस्ट नेम ये है, ठीक है। तो ये सारा उसका सेटअप है, सेटिंग है। ये इंस्टेंस आईडी, यहाँ पे स्टेटस में आप जाते हैं, चेक करते हो, तो सिस्टम स्टेटस चेक कर रहा है, जो यहाँ पे इनिशियलाइज बता रहा है ना, तो 2 स्टेटस चेक होंगे। आपके केस में 3 स्टेटस चेक होंगे, बिकॉज आपका जो नया अकाउंट है ना, वहाँ पे 3 स्टेटस आ रहे हैं। एक होता है सिस्टम स्टेटस चेक, सिस्टम स्टेटस चेक मतलब जिस फिजिकल मशीन के ऊपर जो मशीन बन रहा है, वर्चुअल मशीन, तो उसको पहले चेक किया जाता है। फिजिकल मशीन ही खराब है तो फिर वर्चुअल मशीन कैसे बनेगा, तो वो चेक होता है। फिर इंस्टेंस स्टेटस चेक, जिस फिजिकल मशीन के ऊपर मेरा इंस्टेंस बन रहा है, मतलब वर्चुअल मशीन बन रहा है, वो सक्सेसफुली क्रिएट हुआ कि नहीं। यहाँ से तो मैंने रिक्वेस्ट दे दिया, बना हुआ ऐसा, बट वहां पे हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका स्टेटस बताएगा। और तीसरा चेक आपके केस में आएगा, जो कि मेरा अकाउंट पुराना है तो मेरे अकाउंट में नहीं आ रहा है, तो वहां पे आएगा आपको हार्ड डिस्क स्टेटस भी चेक आता है, डिस्क स्टेटस चेक आएगा, ठीक है। तो EBS मतलब इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, वो हार्ड डिस्क को भी चेक करता है अभी, ठीक है। तो 3x3 आएगा, मेरे केस में 2x2 आएगा। यहाँ पे जैसे सक्सेसफुली चेक हो जाता है, तो ये देखो चेक पास 2x2, ठीक है। दैट मीन्स हमारा मशीन क्रिएट हो गया। हालांकि ये मैं पढ़ा रहा था इसलिए इतना टाइम, अदर ये प्रैक्टिकल सिर्फ 1 मिनट का है, और मशीन लॉन्च होने में 2 से 3 मिनट लगता है। लिनक्स मशीन, विंडोज के लिए 4 से 5 मिनट लगता है। तो 3 मिनट में आपका मशीन क्रिएट हो चुका, 3 मशीन में रेडी है आपका मशीन, आप आगे प्रैक्टिस कर सकते हो। VMware के अंदर आधा घंटा तो इंस्टॉलेशन के लिए लग जाता है, इतना टाइम नहीं है अभी, ठीक है। जल्दी से
मशीन्स आपको मिल जाता है, टेस्टिंग करो, डेवलपर के लिए आपको एक मशीन रेडी चाहिए, VMware के अंदर बनाओगे आधा घंटा, उसके बाद फिर वो टेस्टिंग करेगा, डेवलप करेगा। ये यहाँ पे 3 मिनट में मशीन रेडी, 8 से 10 क्लिक करना है, मशीन्स आपका क्रिएट, इतना सिंपल है। ठीक है, मशीन तो क्रिएट कर लिया, और ये मशीन कहाँ पे, नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर है। अभी इसको एक्सेस करना है, इसको एक्सेस करना है। तो यहाँ पे कंसोल एक्सेस में बताता हूँ, पहले कंसोल एक्सेस कैसे करना है। सबसे पहले इस मशीन को यहाँ पे चेक बॉक्स के ऊपर टिक कर देना है, सिलेक्ट करना है इन शॉर्ट। ठीक है, सिलेक्ट करो और यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक ऑन कनेक्ट। जैसे आप कनेक्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे यूजर नेम आप देख सकते हो क्या लिखा है, EC2-user, EC2-user नाम से यूजर है। ये यूजर सुडो यूजर है, बाय डिफॉल्ट ये यूजर होता है, बाय डिफॉल्ट ये यूजर होता है। हम रूट से डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, सिक्योरिटी पर्पस के लिए रूट का एक्सेस डिनाई किया जाता है। मतलब जब भी हम प्रोडक्शन लेवल में काम करते हैं तो रूट को हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, हम किसी सूडो यूजर के पास जाते हैं और वहां से रूट को स्विच करते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे भी इस इमेज के अंदर EC2-user नाम से एक यूजर बना के रखा है। बस बॉटम पे कनेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो हम ये कंसोल एक्सेस कर रहे हैं उस मशीन को, कमांड लाइन, ये देखो एक्सेस कर लिया हमने, जो मशीन हमने क्रिएट किया। एक याद रखना, लिनक्स मशीन ग्राफिकल नहीं होते सर्वर में, तो यहाँ पे ग्राफिक नहीं मिलेगा। जो आप GUI बेस बोलते हो ना, इस तरह से नहीं होगा। हाँ, विंडोज सर्वर ग्राफिकल होते तो विंडोज आपको ग्राफिकल मिलेगा, बट मैक आपको ग्राफिकल मिलेगा। बट लिनक्स के जितने भी सर्वर्स होंगे, उबंटू, डेबियन या RHL लिनक्स की इंस्टॉल करते हो, वो सारे ब्लैक स्क्रीन होते हैं, कमांड लाइन होते हैं। और प्रोडक्शन लेवल में सर्वर भी तो ब्लैक स्क्रीन होते हैं, लिनक्स के सर्वर्स, ना कि विंडोज, विंडोज के ग्राफिक होंगे। ठीक है, देन तो ये हमारा मशीन है। तो यहाँ पे जाके आपको जो भी प्रैक्टिकल करना है आप कर सकते हो। सबसे पहले मैं sudo-i से रूट यूजर को स्विच कर लेता हूँ। तो आपको EC2-user से रूट यूजर को स्विच करना है, तो उसके लिए कमांड चलाओ sudo-i। तो आप रूट यूजर को स्विच करते हो। तो देखो हमने रूट को स्विच कर लिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हैशटैग है, यहाँ पे रूट यूजर है। अब इसके बाद जो भी प्रैक्टिकल आपको करना है वो कर लो, प्रैक्टिकल टास्क जो भी वो आप कर सकते हो। इसके आगे आपको लिनक्स आना चाहिए। अभी तो MKDR नहीं पढ़ा सकता हूँ मैं, MKDR आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने एक क्लाउड के ऊपर नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर मशीन बनाया, और फिर मैंने आपको बोला कि ये जो मशीन आपने नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर बनाया ना, चलो वहां पे संबा सर्वर कॉन्फ़िगर करो इस मशीन के ऊपर। चलो वहां पे MariaDB कॉन्फ़िगर करो। ये सर्वर है, ये कोई नॉर्मल लिनक्स मशीन नहीं है, ये सर्वर इमेज हमने इंस्टॉल किया। बनाओ वहां पे NFS, बनाओ वहां पे DHCP, बनाओ वहां पे NTP सर्वर, इसीलिए सर्वर्स। या फिर बनाओ वहां पे LVM का प्रैक्टिकल करो, स्वैप बना के दिखाओ, पार्टीशन बनाओ वहां पे, ACL कॉन्फ़िगर करो। तो इसके लिए क्या आना चाहिए, लिनक्स। वो टॉपिक थोड़ी क्लाउड के है जो है ACL आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, या फिर LVM या पार्टी सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस, नहीं, वो तो लिनक्स में आपको सीखने पड़ते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं पहले दिन से बोल रहा था लिनक्स आना चाहिए। डायरेक्ट आप क्लाउड पे जंप करे तो गलत पाथ सेलेक्ट कर लिया आपने, आप शॉर्टकट कर रहे हो, पर नहीं समझेगा आपको। यहाँ तक तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, अभी आपको आज थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, पर 2-3 बार यही प्रैक्टिकल करोगे ना, तो सबसे इजी प्रैक्टिकल यही है। पहला सर्विस EC2, 8 क्लिक कर दो, मशीन बन जाता है। 2 मिनट का काम है बस मशीन बनाना। क्या 2 मिनट के लिए फिर आपको क्लाउड इंजीनियर ये पोस्ट दिया जाएगा, मशीन बनाने के लिए रखा जाएगा? नहीं ना। उसके लिए क्लाउड करने की क्या जरूरत है, पहले दिन भी आते तो मैं ये आपको पढ़ा देता, हो गया आपका EC2 मशीन बनाने का प्रैक्टिकल। ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ मशीन बनाने के लिए थोड़ी हमें इतना सैलरी देंगे, इस मशीन को कॉन्फ़िगर करना होता है हमें, इस मशीन के ऊपर सेटअप बनाना होता है, इस मशीन के ऊपर सर्वर्स कॉन्फ़िगर करना होता है। अभी तक ये सर्वर नहीं है, अभी नॉर्मल मशीन है। जब मैं इसके ऊपर FTP कॉन्फ़िगर करूंगा, जब मैं इसके ऊपर LVM, स्वैप पार्टीशन या ऐसे कुछ प्रैक्टिकल्स करूंगा, तब जाके वो सर्विस बनेगा, FTP सर्वर, NFS सर्वर, DHCP सर्वर। इसीलिए मैं बोलता था एडवांस लिनक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर्वर से ही कॉन्फ़िगर नहीं करने आते तो फिर लिनक्स करके क्या मतलब। इसलिए सर्वर बड़ी इंपॉर्टेंस है।
तो इस सर्वर को आपको कॉन्फ़िगर करना है, या फिर इसको एंसिबल का सेटअप बनाओ। चलो आप ऐसे 3 मशीन बना लो। एंसिबल में भी तो 3 मशीन्स थे ना, 3 मशीन बनाओ ऐसे क्लाउड के ऊपर। एक को कंट्रोलर मशीन, बाकी 2 नोड्स, हो गया फिर आपका। ये पूरा सेटअप जो हम VMware पे ऊपर हम प्रैक्टिस कर, अभी क्लाउड पे बन रहा है बस। कितना ईजी है, 2 मिनट में आपका मशीन रेडी। आधे घंटे में आप एक मशीन बना रहे हो, 1.5 घंटा 2 घंटा तो आपको सेटअप में लग रहा है वहां पे। 2 घंटे में तो आप कितना प्रैक्टिस कर सकते हो, कितने सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप यार। तो इस तरह से क्लाउड पे मशीन बनाया। बट ये जो हमने एक्सेस किया, ये कंसोल एक्सेस बोला जाता है, ठीक है। मतलब इसको एक्सेस करना है तो सबसे पहले मुझे ब्राउजर पे अपने अकाउंट को लॉग इन करना है, ठीक है, एंड देन कनेक्ट के मशीन को सिलेक्ट करके कनेक्ट के ऊपर कनेक्ट कर लेना है, ऐसा। बट इस मशीन का मुझे किसी दूसरे यूजर को एक्सेस देना है तो हम तो ठीक है ऐसे कर सकते हैं, जो कि मेरा अकाउंट है। बट मुझे आपको इस मशीन का एक्सेस देना है, आपको मुझे इस मशीन का एक्सेस देना है, तो मुझे तो मेरे क्रेडेंशियल आपके साथ शेयर करने पड़ेंगे। AWS का यूजर नेम पासवर्ड वगैरह देना पड़े, तब जाके तो आप यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो ना, ठीक है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। हाँ, हमारे लिए ठीक है कनेक्ट ऑप्शन ये वाला, बट किसी दूसरे क्लाइंट को या एम्प्लॉइज को, हमारे एम्प्लॉइज को हमें एक्सेस देना है इस मशीन का, AWS के पैनल का नहीं, उस मशीन का। और कनेक्ट ऑप्शन से या कंसोल एक्सेस से तो मुझे पूरे पैनल का एक्सेस देना पड़ेगा, तब जाके आप कंसोल एक्सेस कर सकते हो उस मशीन का। मुझे मशीन का एक्सेस चाहिए तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, हम इस मशीन को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। आप भी कर सकते हो, ये आईपी मैंने दे दिया और वो की आपके पास है, तो आप भी अपने लैपटॉप से अभी उस नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर जो सर्वर मशीन बना है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। तो दूसरा जो एक्सेस होता है उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामेटिक एक्सेस। अभी मैंने कंसोल एक्सेस बताया, दूसरा एक्सेस होता है प्रोग्रामेटिक एक्सेस। प्रोग्रामेटिक एक्सेस का मतलब किसी एप्लीकेशन, किसी प्रोग्राम के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। पुट्टी नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, पुट्टी, PUTTY, उसके थ्रू आप रिमोट एक्सेस करते हो, PUTTY, पुट्टी, ठीक है। हालांकि वर्ड पट्टी है, बट PU है इसलिए हम पुट्टी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है। ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, पुट्टी ये शुरुआत से आया हुआ है और सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है पुट्टी कंपनीज के अंदर। ये विंडोज मशीन पे इंस्टॉल करके हम लिनक्स मशीन का रिमोट एक्सेस ले सकते हैं, कहीं से भी कनेक्टिविटी होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए पुट्टी नाम का सॉफ्टवेयर है, तो आप पुट्टी के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। या फिर विंडोज में पावर शेल है तो कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, पावर शेल ओपन करो, डायरेक्ट एक्सेस करो SSH कमांड से। SSH पता है ना, रिमोट एक्सेस के लिए होता है, ठीक है। तो पुट्टी एप्लीकेशन यूज करना है तो पुट्टी के थ्रू कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट पावर शेल के ऊपर जाके आप एक्सेस कर सकते हो। मैं दोनों एक्सेस करके बताता हूँ, पुट्टी के थ्रू भी और पावर शेल के थ्रू। आपको जो भी इजी लगता है वो फिर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। पहले मैं आपको पावर शेल से करके बताता हूँ। मैंने कनेक्ट करके दिखा, ये जस्ट क्लिक करना है कनेक्ट, और नीचे कनेक्ट पे क्लिक कर दोगे, कनेक्ट हो जाएगा, ये देखो। और इस मशीन का आपको कंसोल एक्सेस मिल गया, ये मतलब एक ही ब्राउजर में एक टैब ओपन होता है और मशीन का एक्सेस, ऐसा, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे पावर शेल की तरह चाहिए। तो आप कॉपी पब्लिक आईपी, ये जो बॉक्स है ना, ये कॉपी करने के लिए होते हैं। आप इस तरह से भी कॉपी कर सकते हो, सिलेक्ट करो कॉपी, बट इससे बेटर यहाँ पे क्लिक कर दो, कॉपी हो जाएगा। मिनिमाइज करते, बस राइट क्लिक कर देते, पब्लिक आईपी पेस्ट हो गया, एंटर। यहाँ पे SSH इंस्टॉल्ड ही नहीं है, ऐसे कैसा, ठीक है। पावर शेल, आई थिंक पावर शेल, SSH इंस्टॉल नहीं है, बाय डिफॉल्ट होता है इंस्टॉल्ड। चलो मैं ओपन टर्मिनल करता हूँ, डिफॉल्ट यहाँ पे चेक कर लेते हैं SSH, हाँ यहाँ पे है। तो एक काम करो, पावर शेल की बेटर ना ओपन टर्मिनल कर लेना, ठीक है। डाउनलोड के अंदर जाना है, गो टू डाउनलोड, पहले तो CD से बाहर आ जाते हैं, CD
डॉट डॉट, एक लेवल बैक आ गए। फिर हम जाते हैं डाउनलोड के अंदर, डाउनलोड्स के अंदर, फिर SSH-i की का नेम दे देते हैं टैब, ठीक है, EC2-user@ और वो एड्रेस, एंटर। तो आर यू श्योर? यस। तो देखो हमने उस मशीन को एक्सेस कर लिया, sudo-i से हम स्विच करते रूट को। तो ये जो एक्सेस मैंने किया वो उस मशीन का है, किसका है, जो कि नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर हमने बनाया। कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं? इंडिया से, ठीक है। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे पिंग कमांड से वहां पे इंटरनेट अवेलेबल है, बिकॉज पब्लिक आईपी मिलता है, उस मशीन पे इंटरनेट भी है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको जो भी सेटअप चाहिए वो सेटअप बना लो। जैसे मुझे यहाँ पे FTP सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है तो VS FTPD सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो। आपको Nginx कॉन्फ़िगर करना है, वहाँ पे Apache सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आपको यूजर क्रिएट करना है, फोल्डर, जो लिनक्स में आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड बुक एंसिबल जितना भी पढ़ा है वो सारे प्रैक्टिकल आप इन मशीन्स के ऊपर कर सकते हो। ये मिनिमल मशीन होता है, मिनिमल मतलब बेसिक इंस्टॉलेशन होता है, इसीलिए वो लाइट वेट है, ग्राफिक नहीं है उसके अंदर, और ग्राफिक की जरूरत भी नहीं, प्रोडक्शन में ग्राफिक नहीं होता। FTP का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, आगे के स्टेप्स आपको पता है कैसे कॉन्फ़िगर करना है, तो वो आप कॉन्फ़िगर कर लो। आपको अपाचे सर्वर कॉन्फ़िगर करना है तो HTTP नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो और आगे अपाचे सर्वर कॉन्फ़िगर करो। अब ये सर्वर्स आपको आने चाहिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लिनक्स अच्छा खासा आना चाहिए, क्लाउड को सीखना है, बिकॉज आगे के प्रैक्टिकल तो लिनक्स के ऊपर करना है। क्लाउड पे तो मैंने मशीन बनाया, उस मशीन पे तो लिनक्स ही है, और लिनक्स को ही तो हमें आगे मेंटेन मैनेज करना है सर्वर को, ठीक है। वैसे HTTP सर्वर के थ्रू कैसे कॉन्फ़िगर कैसे करना है वो मैं कल के सेशन में बताऊंगा, लिनक्स बेस्ड होस्टिंग कैसे करना है, ठीक है। तो पहला एक्सेस मैंने आपको करके दिखाया। आपको राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल ये ऑप्शन लेना है, बिकॉज वो पावर शेल के अंदर वो कमांड नहीं था, कमांड इंस्टॉल करना पड़ेगा इसीलिए। तो मैंने बैक गया, डाउनलोड्स के अंदर वो फाइल था, SSH कमांड चला, आई का मतलब आइडेंटिटी, फेब 26.pem नाम से मेरा फाइल है, ठीक है। और EC2-user नाम से यूजर @ और वो एड्रेस पेस्ट कर देना, एंटर। पहली बार आपको यस टाइप करना पड़ता है, पहली बार कम्युनिकेशन कर रहे हो, इसीलिए नेक्स्ट टाइम आपको वो देने की जरूरत नहीं। देखो हमने एक्सेस कर लिया, ठीक है। ये इस तरह से भी आप एक्सेस कर सकते हो टर्मिनल ओपन करके, ठीक है। दूसरा एक्सेस, तीसरा एक्सेस कैसे कर सकते हो, पुट्टी नाम का जो सॉफ्टवेयर होता है उसके थ्रू। तो पुट्टी नाम का सॉफ्टवेयर आपको नेट से डाउनलोड कर लेना है, फ्री होता है। पुट्टी नाम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लो। मेरे केस में पहले से ये पुट्टी नाम का सॉफ्टवेयर है, तो पुट्टी सर्च करते हो तो यहाँ पे आपको देखो पुट्टी जेन नाम का भी एक एप्लीकेशन आएगा। पुट्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो इसके साथ ये भी आ जाता है। अभी क्या है, जब भी हम पुट्टी के थ्रू एक्सेस करते हैं, पुट्टी के थ्रू मतलब रिमोट एक्सेस करते हैं, हम इंडिया से नॉर्थ वर्जीनिया के सर्वर को पुट्टी के थ्रू एक्सेस करने वाले, रिमोट एक्सेस करने वाले, तो उसके लिए हमारे पास एक की होना चाहिए, बट वो की जो है वो पीपीके फॉर्मेट में होना चाहिए। हमने जो की डाउनलोड किया वो पेम फॉर्मेट में है, PEM, पेम बोला जाता है उसको। तो पुट्टी सॉफ्टवेयर को पेम फॉर्मेट नहीं चलता है, उसको चाहिए पीपीके फॉर्मेट, पुट्टी प्राइवेट की, पीपीके मतलब पुट्टी प्राइवेट की, ठीक है। तो ये पुट्टी जेन क्या करता है, पेम फॉर्मेट को पीपीके फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। तो पहले हमें उस पेम फाइल को पीपीके के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, पुट्टी जेन को ओपन करोगे, अरे ये कहां से आ गया, पुट्टी जेन, ओके, पुट्टी जेन, मेरे पास पुट्टी ही सॉफ्टवेयर है, पुट्टी जेन नहीं है, तो मैं उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। आपको मैं ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता हूँ आपके ड्राइव के अंदर, जब मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा तो उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये फाइल्स नाम का फोल्डर है ना, यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर होंगे जो कि आपको चाहिए, ठीक है। तो ये पुट्टी नाम का सॉफ्टवेयर आप उस ड्राइव से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल, बस इतना कर लेना है।
फिनिश, क्लोज। अभी हम सर्च करते पुट्टी जेन, हाँ ये आ गया अभी, ठीक है। तो पहला जो पुट्टी मैंने इंस्टॉल किया था उसमें सिर्फ पुट्टी ही था, पुट्टी जेन नहीं था। तो मैंने जो सेटअप डाउनलोड किया है जो आपको मैं दूंगा तो उसके साथ पुट्टी और पुट्टी जेन दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करना है तो इस तरह से एक विंडो ओपन होगा, जनरेट के लोड के ऊपर क्लिक करना है और आपको डाउनलोड के अंदर जो आपने फाइल डाउनलोड करके रखा है ऑल फाइल को सिलेक्ट कर लो। ये जो फेब 2026 पेम फाइल है उसको सिलेक्ट करना है। ऑल फाइल को सिलेक्ट करने के बाद सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया, ओके। अभी इसको सेव करना है प्राइवेट की, सेव प्राइवेट की, यस। और किस नाम से, उसी नाम से कर लेते हैं, फेब 2026 पेम को हटा देते, एक्सटेंशन आएगा यहाँ पे पीपीके। आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सटेंशन क्या आएगा, पीपीके, सेव। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पुट्टी जेन को ओपन करना है, लोड के ऊपर क्लिक करना है, ऑल फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे इस फाइल को इंपोर्ट कर लेना है सिलेक्ट करके, ओके। सेव प्राइवेट की के ऊपर क्लिक करना है, यस बोलना है और यहाँ पे आपको फाइल का नेम देना है, जैसे मैंने ये दे दिया, और देन सेव कर देना है, यस कर देते हैं, ठीक है। तो हमने पेन फाइल को पीपीके के अंदर कन्वर्ट किया, ठीक है। अभी हम पुट्टी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, पुट्टी, ये पुट्टी एप्लीकेशन है, यहाँ पे एसएसएच के थ्रू ये कनेक्ट होने वाला है, जो कि 22 एसएसएच का पोर्ट नंबर है। यहाँ पे आपको आईपी देना है, कौन सा आईपी, सर्वर का एड्रेस, कौन सा सर्वर, जो कि हमारा AWS कंसोल पे, ये जो पब्लिक आईपी है इसको कॉपी कर लेते हैं और पुट्टी एप्लीकेशन पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। एसएसएच के ऊपर जाना है, ऑथ के ऊपर क्लिक करना है, ऑथ को एक्सपांड करना है, और क्रेडेंशियल में आपको प्राइवेट की का पाथ दे देना है ब्राउज करके, ये वाला पाथ, ओपन पे क्लिक कर देना है, एक्सेप्ट, और यहाँ पे लॉग इन करना है EC2-यूजर से, ये तीसरा एक्सेस इस तरह से भी कर सकते। अभी देखो पुट्टी के थ्रू करना है तो ये स्टेप परफॉर्म करना है, अदरवाइज सिंपल है, टर्मिनल राइट क्लिक करके ओपन करो, डायरेक्ट एसएसएच कमांड चला दो। कोई पेम फाइल का पीपीके का पेम नहीं करना है, पेम फाइल बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करता है, बट पुट्टी के थ्रू आपको करना है तो ये स्टेप्स है। आपके पास खुद का एक्सेस है, ठीक है, तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, खाली कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर दो, आपका एक टर्मिनल ओपन होगा, टैब ओपन होगा, वहां पे आपको उस मशीन का एक्सेस मिलेगा। तो तीनों में से कोई भी एक्सेस आप कर सकते हो। वैसे तो प्रैक्टिस के लिए मैं टर्मिनल को ही ओपन करके करने वाला हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके, बिकॉज हर विंडोज मशीन में अभी ये टर्मिनल आ चुका है, पहले नहीं होता था, तब हम पुट्टी सॉफ्टवेयर को यूज करते थे, ठीक है। बट विंडोज 10 विंडोज 11 के अंदर ये टर्मिनल ऑप्शन आ चुका है और वहां पे एसएसएच कमांड इनबिल्ट है, पहले नहीं होता था, इसीलिए पुट्टी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता था और फिर विंडोज मशीन से एसएसएच किया जाता था पुट्टी के थ्रू। बट अभी पुट्टी यूज करना नहीं यूज करना ये आपका चॉइस है, ठीक है। बट पुट्टी के लिए मैंने बता दिया, तीनों में से आप कोई भी मेथड यूज करो। फिर यहाँ पे आपको जो भी सेटअप चाहिए वो सेटअप बना लो, जिसके अंदर आपको जो सर्वर कॉन्फ़िगर करना है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो और आगे सर्वर्स कॉन्फ़िगर करो। आपको पार्टीशन क्रिएट करना है तो पार्टीशन के कमांड्स पता है, आपको यूजर क्रिएट करना है तो यूजर्स के कमांड्स पता है, तो इसके आगे आपको लिनक्स की प्रैक्टिस करना है या लिनक्स के ऊपर जो भी सेटअप होता है वो आपको कॉन्फ़िगर करना है। अभी देखो लिमिटेड यूजर है, लिमिटेड यूजर को परमिशन नहीं है, तो sudo -i से हम स्विच होंगे रूट यूजर को, एंड देन फिर यहाँ पे हम यूजर्स वगैरह ग्रुप वगैरह क्रिएट करेंगे, ऐसा, ठीक है। तो जो EC2 इंस्टेंस हमने क्रिएट किया, तो ऐसे ही छोड़ो मत उसको, ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर बिल आएगा। ध्यान से कोई भी सर्विस आप क्रिएट कर रहे हो उसको डिलीट करना है, ठीक है। तो चलो इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करना है तो सबसे पहले आपको EC2 के अंदर जाना है, सिलेक्ट करना है उस मशीन को, इंस्टेंस स्टेट में जाके टर्मिनेट डिलीट इंस्टेंस के ऊपर क्लिक कर देना है, टर्मिनेट, तो ये टर्मिनेट होगा मतलब डिलीट होगा। तो यहां से मैंने रिक्वेस्ट दे दिया कि जो मशीन मैंने बनाया था नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर US ईस्ट 1 के अंदर उसको टर्मिनेट कर दे। अभी रिक्वेस्ट गया यहां से सक्सेसफुली, अभी वो टर्मिनेट करेगा, तो वेट करते हैं।
यहाँ पे देखो अभी उसने क्या किया, सबसे पहले तो उस मशीन को बंद कर रहा है, शट डाउन करेगा, और शट डाउन करने के बाद वो उसको टर्मिनेट करेगा। ठीक है? तो इस तरह से मशीन को क्रिएट करके उसको डिलीट कर देना है। डैशबोर्ड में आप जाते हो, रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे ये EC2 का डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप चेक करते हो रनिंग इंस्टेंस कितने, 0। तो रनिंग इंस्टेंस आपके 0 आने चाहिए। ठीक है? डेडिकेटेड होस्ट नहीं, की तो ठीक है 2 है, आपके केस में 1 आएगा, मेरे केस में 2 है। सिक्योरिटी ग्रुप 2 आएंगे आपके केस में, एक डिफॉल्ट होता है और एक आपने बनाया। इसका कोई टेंशन नहीं, की सिक्योरिटी ग्रुप का कोई चार्जेस नहीं आता है, वो रखो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? हाँ, बट रनिंग इंस्टेंस 0 होनी चाहिए। फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे तो इंस्टेंस बता रहा है, ये इंस्टेंस 1 घंटे के बाद चला जाएगा यहाँ से, मतलब यहाँ पे जो लिस्ट में दिखा रहा है ना, ये 1 घंटे के बाद चला जाएगा। ये टर्मिनेट या फिर स्टॉप इंस्टेंस है, तो यहाँ पे आपको शो करेगा। वॉल्यूम्स मतलब हार्ड डिस्क 0 होनी चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे ये जो है, इसका टेंशन नहीं लेना, ये 1 घंटे के बाद आपके अकाउंट से चला जाएगा। हाँ, रनिंग इंस्टेंस 0 होनी चाहिए आपके आज के प्रैक्टिकल में। तो वॉल्यूम्स 0 होने चाहिए, मतलब हार्ड डिस्क भी ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है जब हम मशीन को डिलीट कर देते हैं, ऐसा। ठीक है? तो इस तरह से आप EC2 मशीन्स को क्रिएट और डिलीट कर सकते हैं। तो क्लाउड पे मशीन्स कैसे क्रिएट करना है, इंस्टेंस को कैसे बनाना है, और उसको एक्सेस कैसे लेना है, तीनों एक्सेस मैंने बता दिए। कंसोल एक्सेस, प्रोग्रामेटिक एक्सेस मैंने 2 बताए, एक डायरेक्ट टर्मिनल के थ्रू, विंडोज के टर्मिनल के थ्रू, ठीक है, और दूसरा मैंने पुट्टी के थ्रू बताया। तो तीनों में से आपको जो भी मेथड इजी लगता है उस मेथड से आप कर सकते हो एक्सेस। उस मशीन पे काम करना है, मशीन तो बना लिया बट उसके ऊपर मुझे कोई सेटअप बनाना है, तो फिर आपको उसका एक्सेस लेना पड़ता है, फिर वहां पे जाके आप कमांड्स वगैरह चलाते हो। ठीक है? तो उसके लिए फिर 3 एक्सेस होते हैं, तीनों में से आपको भी मैं 3 एक्सेस मैंने आपको बताया। हालांकि एक्सेस 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोग्रामेटिक एंड कंसोल एक्सेस। ठीक है? प्रोग्रामेटिक एक्सेस में मैंने 2 बताए, एक तो डायरेक्ट टर्मिनल विंडोज के, एंड दूसरा पुट्टी के थ्रू कर सकते हो। पुट्टी जैसे ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, तो मोबाइक्स वगैरह इस तरह के भी सॉफ्टवेयर है, उससे भी आप कर सकते हो। बट पुट्टी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसे आप यूज़ कर, मतलब रिमोट एक्सेस करना चाहते हो कर सकते हो, या फिर राइट क्लिक करके टर्मिनल। ठीक है?